नमस्कार। आज पीएससी पार्ट थर्ड में प्लांट फिजियोलॉजी का ये अगला टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पहले हम ये अर्थ समझ लेते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के पश्चात जो फोटो प्रोडक्ट बनते हैं, फोटो एसिमुलेट्स बनते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, जो फूड बनता है, वो फूड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होता है। क्योंकि ये हम जानते हैं कि इस अर्थ पर प्लांट्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन पादप ही ऐसे जीव हैं जो भोजन खुद बनाते हैं और वो हम सभी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। अब हम उपलब्ध किस फॉर्म में करते हैं? हम प्लांट की रूट भी काम में लेते हैं, हम उसके फ्रूट भी काम में लेते हैं, फ्लावर भी काम, प्लांट के हर एक पार्ट हमारे काम आते हैं खाने में एज ए फूड के रूप में। अब प्लांट्स में जो फोटो प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस के पश्चात, तो जितनी रिक्वायरमेंट प्लांट की खुद की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए होती है, उसके बाद में ये फोटो एसिमुलेट जो होता है, ये मूवमेंट करके जो प्लांट के रिसीवर एंड होते हैं, जहां प्लांट में स्टोरेज के लिए जो पार्ट होते हैं, वहां पे जाके ये एसिमुलेट होते हैं। तो यहां हम इसी टॉपिक में यही देखेंगे कि भोजन बनने के पश्चात ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, इसमें जाइलम का रोल क्या है, फ्लोएम का रोल क्या है, फ्लोएम लोडिंग किसे कहते हैं, फ्लोएम अनलोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है, पी प्रोटीन क्या होते हैं, ये सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब चीजें जो है ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस और फोटो एसिमुलेट फ्रॉम सिंथेसिस एरिया टू अनयूजेबल सिंथेसिस एरिया टू यूजेबल एरिया ऑफ प्लांट। जहां से बना है फोटो एसिमुलेट और वहां से फिर ये कहां यूज होने वाला है, वहां तक लंबी दूरी तय करके जो भोज्य पदार्थ अभी परिगमित होते हैं, उसे हम कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं और कंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये सिंथेसिस कहां होते हैं? हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट के लीफ में होता है, और लीफ के अंदर जो ऑर्गेनेल भाग लेता है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट इन भोज्य पदार्थों को बनाने में जो रॉ मटेरियल या कच्चे माल के रूप में जो पदार्थ यूज किया जाते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट। ये सब फोटोसिंथेसिस के घटक हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है लाइट की प्रेजेंस में हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में, उसकी रिएक्शन में ये मिल करके भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी स्टडी हुई है, फोटोसिंथेसिस का अपना एक लंबा इतिहास है। अब हम देखते हैं कि ये भोज्य पदार्थ बनने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में या जिसे हम शुगर कह रहे हैं, ये लीव्स में, पत्तियों में बनती है, और जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो ये प्लांट्स बनाते हैं। और जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जहां पर प्रकाश संश्लेषण जो नहीं कर पाते हैं, जैसे जड़, तो वहां रिक्वायरमेंट होती है इसकी। तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, ये वहां पर जाकर के ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक प्लांट पार्ट जो मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वहां। तो यहाँ पर दो मेन जो है वो हम इसको पकड़ लें, दो मेन, एक तो डोनर, एक रिसीवर। यानी कि एक तो जिसे हम कह सकते हैं सोर्सेज, इसको हम देखते हैं सोर्सेज। ठीक है, जहां से इस भोज्य पदार्थ का स्रोत क्या है, जो हम कह रहे हैं लीफ, जहां फोटोसिंथेसिस होता है, जहां कार्बोहाइड्रेट बनता है। दूसरा है सिंक, सिंक यानी कि जो ग्रहण करने वाला, ठीक है, जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है, जहां पे जाके ये जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है वो जाके स्टोर होता है। जैसे हम देख रहे हैं रूट्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, स्टेम्स है, ये जितना भी डेवलपिंग जो लीव्स होती है, पार्ट होते हैं प्लांट के, यहां पर ये ट्रांसलोकेट होते हैं।
अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन यदि हम देखें तो दो तरीके से हो रहा है मुख्य रूप से। एक हम देख रहे हैं, एक है वो है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस डिफ्यूजन जो होती प्रोसेस जो होती है ये सिंपल प्लांट्स में होती है, छोटे प्लांट्स में, माइक्रो प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये हायर प्लांट्स में होता है, हर्ब श्रब्स ट्रीज जो है इनके अंदर ये देखा जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन को हम देखें कि जैसे दो तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है। एक तो है जल का और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और यह डाउन टू अप यानी कि सोइल से प्लांट की हाइट तक, ऊपर तक ये अप मूवमेंट करता है। और दूसरा मूवमेंट हो रहा है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, या जो भोज्य पदार्थ बने हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये ऊपर लीफ से डाउन यानी अप टू क्या होगा, डाउन की तरफ लीफ में बना, देन वो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और ये वहां से अप टू डाउन की तरफ मूवमेंट होगा इसका। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ हम जाइलम को देख रहे हैं और इस साइड में हमने फ्लोएम को देखा। ठीक है, अब जाइलम के अंदर हम देख रहे हैं वाटर का मूवमेंट नीचे से लेके इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है, और फिर ये आपस में वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये वाटर पोटेंशियल के डिफरेंसेस की वजह से ये जाइलम से फ्लोएम के जो सीव एलिमेंट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होता है। और यहां हम देख रहे हैं सोर्स सेल के रूप में लीफ की एक सेल है, और इस लीफ सेल में सुक्रोज बना है। ये सुक्रोज यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के फ्लोएम की कंपेनियन सहायक कोशिका जो होती है वहां तक ये मूवमेंट होता है, और वहां से फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर के सीव एलिमेंट्स तक जाता है। और चालनी जो नलिकाएं होती है वहां तक ये जाता है, और वहां से ये अपर से लोअर आकर के जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है वह कंपेनियन सेल के थ्रू ये उस सिंक या इस रिक्वायर्ड पार्ट में, उस रूट सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ये भोजन वहां स्टोर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लोएम का जो पाथवे है या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसलोकेशन अकर्स विद इन ए सीरीज ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि ट्रांसलोकेशन जो होता है इसमें कौन कौन सी सेल्स जो होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि दो प्रकार से इसमें जो है वो क्या कहते हैं डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, चाहे वाटर हो या हम फोटो सिमुलेट की बात कर रहे हैं। तो जाइलम के अंदर जब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे जाइलम, इस जाइलम में वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय है। और जब हम यहाँ ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी कि दोनों तरीके से होता है, दोनों ओर होता है। कैसे होगा वो हम यहाँ देखेंगे कि जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है जाइलम में लोअर टू अपर रीजन की तरफ, तो उस समय वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस चालनी नलिका में चेंज होगा, यानी कि कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि लीफ जुड़ी हुई है। इस लीफ से फोटो एसिमुलेट जो है वो सहायक कोशिका में, और सहायक कोशिका से ये मूवमेंट करके कहा जाएगा चालनी नलिका में। तो चालनी नलिका में जो ही फोटो एसिमुलेट आएगा इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। डाउन होते क्या होगा, वाटर मूवमेंट करेगा जाइलम से चालनी नलिकाओं में। ठीक है, यहां आते ही इसका प्रेशर हो गया हाई, हाई होते ही क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा लो प्रेशर एरिया की तरफ चालनी नलिकाओं में, और वहां से ये मूवमेंट करता हुआ ये कहां पहुंच जाएगा, सिंक सेल में, जो सिंक एरिया होगा वहां पर ये मूवमेंट कर जाएगा। ऐसे ही सिंक एरिया दूसरी की तरफ फ्लोइंग के द्वारा ये यहाँ पे एपिकल बड में भी मूवमेंट कर जाएगा। तो ये जो है पोर्शन, ये इसमें कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्लोएम के अंदर एक ही डायरेक्शन में अपर से लोअर ही आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है। लोअर की तरफ रूट है तो अब आ रहा है, यहाँ पे लीफ भी नीचे है और एपिकल बड ऊपर है तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करेगा। इसमें बहुत सारे प्रेशर जो है वो काम करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्लोएम शेप जो है वो क्या होती है। फ्लोएम शेप जो है, फ्लोएम शेप यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम एज सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो जो फ्लोएम जो सेल्स होती है उसके अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम फ्लोएम सेल के रूप में जो ट्रांसलोकेट होने वाले होते हैं उसे हम कहते हैं। तो कुल मिला के जो फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है फूड का वो बाई डायरेक्शनल होता है या द्विदिशीय होता है। अब कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम ये क्या है, हम फ्लोएम शेप की बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि इसमें कंपोज्ड लार्जली ऑफ सुगर डिजोल्व इन वाटर। तो यहां जो सुगर होती है ये सुगर जो फोटोसिंथेसिस बनने के बाद में
ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ना। और ये ऑल प्लांट जो होते हैं, सारे प्लांट जो होते हैं, इसमें ये जो प्रीडोमिनेंट न्यूट्रिएंट्स जो है, जो ट्रांसलोकेट होते हैं, उसमें क्या है, सुक्रोज के फॉर्म में स्टाइकोज और सुगर अल्कोहल या ये सोर्बिटोल, इसके फॉर्म में ये ट्रांसलोकेट होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो भी पाए जाते हैं, जैसे एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं। और पी प्रोटीन की हम बात कर रहे थे, फ्लोएम प्रोटीन, प्रोटीन जो होते हैं, ये मोस्ट ऑफ दी जो है वो जो फ्लोएम के जो पार्ट्स होते हैं, उसकी जो सेल्स होती है, सीव एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, उनके अंदर ये उपस्थित होते हैं और फाइब्रस फॉर्म में या ट्यूब फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इसलिए पी प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की, कि फ्लोएम में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। जो सीव एलिमेंट्स होते हैं इसमें, फ्लोएम में, यहाँ हम डायग्राम में भी समझ सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है फ्लोएम की, जिसमें ये जो ट्रांसलोकेशन होता है पार्ट्स का, जो लंबी दूरी तक, क्योंकि इसमें क्या है कि जो इसकी सीव एलिमेंट्स होते हैं, ये संकरे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती है, और ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी रहती है कि एक सिंगल लंबा कॉलम बनाती है, अनब्रेकेबल, ठीक है। और सोर्स से लेके सिंक तक का रीजन जो होता है प्लांट में ये कवर करती है, तभी ये काफी लंबी दूरी तक ट्रांसलोकेशन जो है वो कर पाती है। मुख्य रूप से इसमें दो मेन जो है, एक है इसकी सीव सेल्स पाई जाती है, जो केवल सी सेल्स होती है वो जिम्नोस्पर्म में होती है, कॉनिफरस साइकड्स में, और सीव ट्यूब के मेंबर और भी होते हैं जो इसमें एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मोनोकोट डाइकोट्स के अंदर। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो है, ये सीव स्ट्रक्चर जो दिखी गई है, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। और इस सीव ट्यूब में हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये सीव प्लेट लगी हुई है, और सीव प्लेट में कई सारे छिद्र हैं, पोर हैं, सीव पोर हैं, और इसके चारों तरफ जो है साथ में सहायक कोशिकाएं कंपेनियन सेल के रूप में हम देख रहे हैं इसमें, और बाहर की तरफ जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, जो फ्लोएम पेरेनकाइमा के रूप में उपस्थित होती है। अब यहाँ पर जो लार्ज पोर होते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, पोर जो है वो परफोरेटेड इसकी पूरी प्लेट होती है, ये बीच में ये पोर जो होते हैं 1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, और परफोरेटेड एंड वॉल होती है सीव एलिमेंट्स की, और जिसके थ्रू यहाँ से ट्रांसलोकेशन होता है। और यह जो है वो इसमें जिसके थ्रू स्मॉल एंड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपेनियन सेल के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं सीव एलिमेंट में, और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपस में ये सेल्स जो है वो कनेक्ट रहती है। अब इसमें दूसरी कुछ सेल्स होती है, जैसे पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, फाइबर्स, स्क्लेरेट, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स, ये सारी इससे जुड़ी रहती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ जो है ये कंपेनियन सेल जो बाहर की तरफ यहाँ लगी हुई है, इसमें ये कंपेनियन सेल, और यहाँ स्ट्रक्चर जो है ये इसके सीव एलिमेंट्स की है, जिसके बाहर की तरफ यहाँ सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, उनके बीच का रीजन जो होता है एपोप्लास्टिक रीजन होता है, और सेल टू सेल साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो ये जो है सिम्प्लास्टिक रीजन होता है। आगे हम देखेंगे इसको, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक रीजन। और यहाँ पे जो है ये इसकी सीव प्लेट है, जिसकी पोर जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्लोएम की लोडिंग और फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग, यानी कि जो लीफ में भोजन बना है वो भोजन कैसे फ्लोएम में लोड हो, फ्लोएम तक पहुंचे, ये कहलाता है फ्लोएम लोडिंग। और फ्लोएम की सेल्स से, इसके जो पार्ट से, वो जो रिक्वायर्ड जो सेल्स है, जहां नीडेड है, जो जहां आवश्यकता है उस भोज्य पदार्थों की, जिसे हम सिंक कह रहे हैं, वहां पर पहुंचना वो अनलोडिंग कहलाता है। सीधा सा मतलब है, लीफ से फ्लोएम सेल्स तक पहुंचना ये कहलाता है लोडिंग, और फ्लोएम से सिंक सेल तक, यानी कि रूट हो, चाहे एपिकल बड हो, या और कोई डेवलपिंग पार्ट हो, डेवलपिंग लीफ भी हो सकती है वो, तो वहां तक उस भोज्य पदार्थ का जाकर के पहुंचना, उस सेल में एंटर करना, वो एक तरह से उसको कहते हैं हम अनलोडिंग। इस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। ये पहला स्टेप यदि हम देखें कि ट्रांसपिरेशन पुल वाटर अप जाइलम वेसल, यहाँ पे जाइलम की जो है ये वेसल है, और इस जाइलम वेसल में जल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोसर्जन होता है तो एक तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव के द्वारा वाटर मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कह रहा है कि वाटर का मूवमेंट तो सेल के द्वारा यहाँ पे जाइलम के थ्रू ऊपर तक हो रहा है। दूसरा जो है वो हम आते हैं सोर्स सेल में। सोर्स सेल है यानी कि कौन सी है, लीफ, हम लीफ की बात कर रहे हैं।
तो लीफ क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोज्य पदार्थ बना रही है वो है सुगर, सुक्रोज फॉर्म में। तो यहां क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब सबसे सिंपल ग्लूकोज बनता है तो ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज बनता है सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज फॉर्म में होता है ना। और सुक्रोज फॉर्म में क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग है, तुरंत किसी में भी एसिमिलेट हो जाएगा, इसलिए क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये किसी में भी एसिमिलेट नहीं हो, रिड्यूस नहीं हो, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में शुगर ही फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग में या फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में शुगर सुक्रोज के रूप में ही होती है और उसी के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर स्टेप में कि सोर्स सेल जो होती है, यहां पे सुक्रोज जो है यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां आएगी, कंपेनियन सेल में। यहां से ये सुक्रोज आ गई इस कंपेनियन सेल में। अब कंपेनियन सेल से अब ये सीव एलिमेंट्स के अंदर ये एंटर करेगी, लेकिन ये ऐसे ही एंटर नहीं करती है। ये क्या होता है कि जो ही सुक्रोज सीव ट्यूब में एंटर करेगी कंपेनियन सेल के थ्रू, देन क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, इस सेल का, सीव एलिमेंट का। अब वाटर पोटेंशियल डाउन होगा तो पास में ही जाइलम है, तो जाइलम के अंदर वाटर कॉलम कंटिन्यू है, तो इधर वाटर पोटेंशियल हाई है, वाटर पोटेंशियल को हम साई से लिखते हैं, ठीक है, या कहीं जगह साई डब्ल्यू भी लिखा हुआ होता है। तो वाटर पोटेंशियल में हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जल अपने अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ मूवमेंट करता है, तो क्या होगा, वाटर यहां से मूवमेंट करके इस सीव एलिमेंट में आ जाएगा, सी ट्यूब में। तो यू जो यहां आएगा देन ये क्या होगा, यहां देखिए आप लिखा हुआ है, तो वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द जाइलम बाय ऑस्मोसिस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिससे क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल जो है सीव एलिमेंट का बढ़ने लग जाएगा, और बढ़ते ही इंटरनल प्रेशर के इंक्रीज होते ही, डिफरेंस होते ही अपर से लोअर की तरफ, तो ये भोज्य पदार्थ नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ये सिंक की तरफ आएगा और सिंक सेल के अंदर ये इसको अनलोडिंग कर देगा, तो अनलोडिंग होने से क्या होगा, फिर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होते ही वाटर पोटेंशियल वापस मूवमेंट कर जाएगा। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, ये फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग का मतलब कि इस लीफ से ये लोड करके कहां गया, लीफ से सी ट्यूब में, ये हो गया लोडिंग, और यहां से ये वापस सिंक सेल में आ गया, इसे कहते हैं अनलोडिंग। तो ये हो गया लोडिंग एंड अनलोडिंग। हम यहां भी समझ सकते हैं डेफिनेशन से कि फ्लोएम लोडिंग किसे कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ सुगर्स या फोटोसिंथेटिक सुगर जो बनी है फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू सी ट्यूब एलिमेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोएम लोडिंग। अब यहां पे इसको फ्लोएम लोडिंग को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये लीफ का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन, और इसको एनलार्ज कर दिया है, ये जो सेल्स दिख रही है ये एनलार्ज करके इसको इस फॉर्म में हम अभी देख रहे हैं इसको, जिसमें सुगर जो है वो मीजोफिल सेल्स के द्वारा उसमें बनती है। जैसे ये मीजोफिल सेल है, यहाँ पे ये मीजोफिल सेल है, और इस मीजोफिल सेल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जुड़ी हुई किससे है, ये मीजोफिल सेल बंडल सी सेल से जुड़ी हुई है, इधर आगे की तरफ बंडल सी सेल जो है वो फ्लोएम के पेरेन्काइमा सेल से जुड़ी हुई है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है आगे की तरफ, ये कंपेनियन सेल की तरफ, और कंपेनियन सेल से ये सीव एलिमेंट की तरफ। तो ये एक पाथवे है। अब यहां पर दो प्रकार के पाथवे नजर आते हैं हमको, कि जो मीजोफिल सेल भोज्य पदार्थ बनाती है, ये भोज्य पदार्थ कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो इनके साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। तो एक तो रास्ता ये है कि ये भोज्य पदार्थ इस आपस में कनेक्ट होता हुआ सीधा सीव एलिमेंट तक पहुंचे थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, आपस में जुड़े हुए और साइटोप्लाज्म के थ्रू, ये कहलाता सिम्प्लास्टिक, सिम्प्लास्ट इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट, यानी सेल टू सेल जो होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़ी रहती है और मूवमेंट होता है शुगर का सिम्प्लास्टिक पाथवे, इसे हम कहेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये देखिए आप, सिम्प्लास्ट जिसमें सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म, और दूसरा जो है वो है एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक में कि शुगर जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन एपोप्लास्टिक रीजन से हो, यानी कि सेल वॉल, यहां देखिए आप, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का रीजन जो है वो कहलाता एपोप्लास्टिक रीजन, है ना। तो यहां से जो प्रोडक्ट आया, ये अंदर देखिए आप ब्लू लाइन से,
ये मूवमेंट कर गया इस फ्लोएम पेरेन्काइमा से वापस एपोप्लास्टिक रीजन में, और ये एपोप्लास्टिक रीजन में कंपनियन सेल से होता हुआ सीव एलिमेंट्स में आ गया एपोप्लास्टिक रीजन में। अब वो सीव एलिमेंट्स में से अंदर की तरफ आएगा, सीव एलिमेंट्स की साइटोप्लाज्म, उसके अंदर की सेल की तरफ, पोर्शन की तरफ। तो दो पाथवे हो गए, एक तो सिंप्लास्टिक पाथवे और दूसरा आ गया इसका एपोप्लास्टिक पाथवे। अब हम देखेंगे कि ये जब सीव एपोप्लास्टिक रीजन से ये सीव एलिमेंट में पहुंच जाता है तो वो अंदर कैसे आता है। तो अंदर आने के लिए एक ट्रांसपोर्टर है, उसे ये को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहलाती है। को यानी साथ साथ, या हम इसको सिंपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता, पंप होता है जिसे सुक्रोज प्रोटोन सिंपोर्ट कहते हैं। तो ये इधर हम देख सकते हैं, ये बना हुआ है पूरा एक चैनल, प्रोटीन चैनल है, ट्रांसपोर्टर है। ये सुक्रोज प्रोटोन ट्रांसपोर्टर है। प्रोटोन जो है वो भी साथ में आ रहा है, साथ ही शुगर भी आ रही है। ये कहां से आ रही है, एपोप्लास्टिक रीजन से अंदर की तरफ आ रही है। तो प्रोटोन जो है वो तो अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, इसके साथ साथ आ रहा है, लेकिन फिर ये अगेंस्ट ग्रेडियंट एटीपी खर्च करके मूवमेंट होता है। ये इसका अलग प्रोटोन पंप के थ्रू होता है। तो ये जो है ये एपोप्लास्टिक रीजन से सीव एलिमेंट के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का ट्रांसपोर्टेशन, वो को ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है। अब ये अभी तक पता नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर कैसे आ जाती है एपोप्लास्टिक रीजन से उसका। अब अनलोडिंग वही हो गया कि जैसे सीव एलिमेंट से ट्रांसफर ऑफ शुगर, ट्रांसफर ऑफ शुगर या फोटोसिंथेटिक जो सी ट्यूब एलिमेंट्स से रिसीवर सेल जो होती है, नीडेड सेल जो होती है, या जहां कंजप्शन होता है, जिसे हम सिंक कह सकते हैं, सिंक ऑर्गन्स कह सकते हैं। तो सीव एलिमेंट से सिंक ऑर्गन्स की तरफ फूड या फोटो एसिमुलेट का ट्रांसफर होना, वो जो पोर्शन होते हैं नीडेड, वो डेवलपिंग रूट्स हो सकती है, ट्यूबर हो सकती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती है। अब हम इसको आगे देख रहे हैं कि फ्लोएम अनलोडिंग कैसे होती है। वो तो हमने सोर्स का देख लिया कि लोडिंग कैसे हुई, अब अनलोडिंग कैसे होगी, सिंक तक कैसे पहुंचेगी। ये क्वेश्चन आता है, सोर्स सिंक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम सोर्स के मतलब आएगा फ्लोएम लोडिंग, और सिंक की बात करेंगे तो फ्लोएम अनलोडिंग। इस प्रोसेस को समझाना है इसमें, ये दो मेन पार्ट है। तो हम देख ही रहे थे, दो मेन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक इसका एपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा इसका सिम्प्लास्टिक पाथवे। हम यहाँ देख रहे थे सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर कि शुगर जो है वो सीव एलिमेंट से, यहाँ पे सीव एलिमेंट्स जिसके अंदर हम देख रहे हैं वाटर का है, तो यहाँ के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है ये इसमें, और ये सिम्प्लास्टिक रीजन से होता हुआ ये शुगर आ रहा है इसमें। तो ये तो हो गया इसका सिम्प्लास्टिक रीजन यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू। और दूसरा जो है वो है इसका एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक ये है कि भी कंपेनियन सेल में शुगर आ गई, कहां से आई, सीव एलिमेंट से ट्रांसफर होकर के, फिर ये शुगर आ जाती है बाहर के रीजन में, बाहर आ गई तो यहां पर क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, वाटर के साथ मिलकर के ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये अगेन सेल के अंदर आ जाता है, सिंक सेल में, और यहाँ ये ग्लूकोज आकर के फिर ये कहीं स्टोर होनी है तो जाकर के स्टोर हो जाती है। या दूसरा सुक्रोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू डायरेक्ट ये वापस अंदर आ गई। तो ये जो है एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है, इसे कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग।